नमस्कार, के न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं जिग्नेश। तो गौर करें आज की खबरों पर। तो कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आंदोलन एक महीने के बाद भी जारी है। वहीं रविवार को अलवर जिले के शाहजहांपुर हरियाणा बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी किसानों और हरियाणा पुलिस के बीच तनातनी का माहौल देखते ही देखते हिंसक झड़प में तब्दील हो गया। हरियाणा पुलिस प्रशासन और किसान आंदोलनकारियों के बीच झड़प इतनी बढ़ गई कि हालात को काबू करने के लिए पुलिस को किसानों पर लाठीचार्ज करना पड़ा। इतना ही नहीं, उन्हें रोकने के लिए हरियाणा पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े। हवाई पर किसानों और पुलिस के बीच टकराव के बाद वाहनों का 5 किलोमीटर लंबा जाम लग गया है। तो फिलहाल सभी आंदोलनकर्ता किसानों को हरियाणा में दारूडेहा के पास रोका गया है और ये सभी किसान दिल्ली में चल रहे आंदोलन को समर्थन देने के लिए रवाना हुए थे। ये हरियाणा के रास्ते दिल्ली पहुंचना चाह रहे थे, लेकिन हरियाणा पुलिस ने उन्हें रोक दिया है। इससे पहले गुरुवार को भी राजस्थान में किसानों के एक ग्रुप ने राजस्थान हरियाणा के बॉर्डर शाहजहांपुर में जबरन घुसने की कोशिश की थी। करीब 1 दर्जन ट्रैक्टरों ने हरियाणा पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ते हुए हरियाणा में प्रवेश कर लिया था और दिल्ली की तरफ रवाना हो गए थे। तो कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी मिलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को बधाई देते हुए कहा कि सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक की वैक्सीन को DCGI की मंजूरी मिलने के बाद कोरोना मुक्त राष्ट्र होने का रास्ता साफ हो गया है। आज सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक की कोरोना वायरस वैक्सीन को आपातकालीन स्थिति में इस्तेमाल की अनुमति दे दी गई है। इसी के साथ भारत को कोरोना वैक्सीन को लेकर चल रहा लंबा इंतजार अब खत्म हो गया है। तो कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी मिलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को बधाई देते हुए कहा कि सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक की वैक्सीन को DCGI की मंजूरी मिलने के बाद कोरोना मुक्त राष्ट्र होने का रास्ता साफ हो गया है। PM मोदी ने दूसरे ट्वीट में कहा, इस पर हर भारतीय को गर्व होगा जिनको 2 टीके को आपातकालीन उपयोग की मंजूरी दी गई है। वे भारत में बने हैं और यह आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करने के लिए हमारे वैज्ञानिक समुदाय की उत्सुकता को दर्शाता है, जिसके मूल में करुणा और सेवा भाव निहित है। PM मोदी ने एक अन्य ट्वीट में कहा कि विपरीत परिस्थितियों में भी उत्कृष्ट कार्यों के लिए हम डॉक्टरों, चिकित्सा कर्मचारियों, वैज्ञानिकों, पुलिसकर्मियों, स्वच्छता कार्यकर्ताओं और सभी कोरोना योद्धाओं को अपना आभार दोहराते हैं कि 2 दिन पहले ही सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और ऑक्सफोर्ड द्वारा विकसित वैक्सीन कोविशील्ड को अंतिम मंजूरी देने की सिफारिश ड्रग कंट्रोलर ऑफ जनरल ऑफ इंडिया को भेजी थी। इन दोनों वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल की इजाज़त आज ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने दे दी गई। तो कड़ाके की ठंड और बारिश के बावजूद किसानों के हौसले बुलंद है और बोले, उम्मीद है कल हमारी मांगे मान लेगी सरकार। तो किसान इन कानूनों का काला कानून करार देते हुए 1 महीने से ज़्यादा समय से दिल्ली बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे हैं और 4 जनवरी को किसान संगठनों और सरकार के बीच बैठक होनी है। इससे पहले 30 दिसंबर को बातचीत हुई थी, जिसमें 2 मुद्दे पर बात बनी है। टिकरी बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर और चिला बॉर्डर समेत अन्य जगहों पर किसान धरने पर बैठे हुए हैं। बारिश और सर्दी के बीच गाजीपुर में चल रहा किसानों का धरना प्रदर्शन आज 17वें दिन भी पहुंच गया है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार कल हमारी मांगों को स्वीकार करेगी। बता दें कि दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों ने दिल्ली में गणतंत्र दिवस के दिन ट्रैक्टर रैली आयोजित करने की धमकी दी है। किसानों ने कहा है कि 23 जनवरी को यानी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर सभी राज्यपालों के आवास पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार को यह अल्टीमेटम दिया और छठे दौर की वार्ता में बिजली संशोधन विधेयक 2020 को और NCR एवं इससे सटे इलाकों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के संबंध में जारी अध्यादेश संबंधी आशंकाओं को दूर करने को लेकर सहमति बनी थी। तो दिल्ली से सटे गाजियाबाद में एक बड़ा हादसा हुआ है। यह पर एक स्मशान घाट में छत धंस गई है। ताज़ा जानकारी मिलने तक यह हादसे में 16 लोगों की मौत हो गई है और हादसे में कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और जानलेवा वाला ये हादसा गाजियाबाद थाने के मुरादानगर के हुआ था। तस्वीरों में कई लोग लेकर नीचे दबे हुए थे और गाजियाबाद पुलिस और रेस्क्यू ऑपरेशन की टीम घटनास्थल पर पहुंच गई है और राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। बता दें कि आज सुबह से दिल्ली NCR में बारिश हो रही है और यह स्मशान घाट मुरादनगर थाना क्षेत्र के उखरानी और बम्बा रोड में स्थित है।
मुरादानगर स्थित स्मशान घाट पर कुछ लोग एक व्यक्ति के अंतिम संस्कार में शामिल होने वाले थे, तो बारिश की वजह से ये लोग छत के नीचे थे और तभी स्मशान घाट का लेंटर भर भरा कर गिर गया और इसकी चपेट में आकर लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा लोग दबे और अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है। तमाम जिला अधिकारी मौके पर पहुंच गए और घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया गया है। तो खबरों में आगे बढ़े इससे पहले लेते एक छोटा सा ब्रेक। Australian Premium Soap. As most of us don't realize, electricity is privilege. At APS, we strive to live up to our motto and always work hard towards becoming a bright alternative. We have trained manpower to assist for all kind of requirement of the customers and to attend any queries by the customer. We have strong after-sales service for the customer satisfaction. Our team work in a sync with a great teamwork. APS. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आगे की खबरों पर गौर करें। तो केंद्रीय उर्वरक एवं रसायन मंत्री सदानंद गौड़ा को अचानक तबियत बिगड़ने के बाद चित्रदुर्ग जिले के नज़दीकी के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वह कार के अंदर बैठने जा रहे थे तभी बेहोश होकर नीचे गिर पड़े। शुरुआती जानकारी के मुताबिक केंद्रीय मंत्री का शुगर लेवल और ब्लड प्रेशर कम हो गया था। वह कुछ दिनों से पहले ही कोरोना वायरस से ठीक हुए थे। नवंबर महीने में केंद्रीय मंत्री कोरोना संक्रमित हो गए थे और सदानंद गौड़ा ने ट्वीट कर खुद ही इस बात की जानकारी दी थी। तो केंद्रीय मंत्री सदानंद गौड़ा ने ट्वीट किया, कोरोना वायरस के शुरुआती लक्षण के बाद मैंने खुद को टेस्ट करवाया और टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आया है। मैंने सेल्फ क्वारंटाइन कर लिया है। मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि जो मेरे संपर्क में आए हैं वे सावधान रहे और प्रोटोकॉल का पालन करें और सुरक्षित रहें। तो राजस्थान में कृषि कानून के खिलाफ धरना दे रहे सीएम गहलोत पायलट भी साथ है। केंद्र सरकार की ओर से लागू किए गए कृषि कानून के खिलाफ किसान धरने पर है। किसानों और सरकार के बीच 4 जनवरी को बातचीत होनी है। किसान नेता यह साफ कर चुके हैं कि सीएम गहलोत आज यानी 3 जनवरी को अपनी पूरी कैबिनेट और विधायकों के साथ जयपुर के शहीद स्मारक पर धरना दे रहे हैं। इस धरने में सचिन पायलट के साथ ही कांग्रेस के सभी विधायक शामिल हैं। सचिन पायलट धरना स्थल पर पहुंच चुके थे और सीएम गहलोत का यह धरना शाम 4 बजे तक चलने वाला था और गहलोत सरकार का समर्थन कर रहे सभी विधायकों को भी बुलाया गया था। तो सीएम गहलोत ने धरने को सफल बनाने और इसमें शामिल होने के लिए खुद सभी विधायकों और मंत्रियों को पत्र लिखा था और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने भी लोगों से अपील की थी कि वे बड़ी तादाद में इस धरने में शामिल हो। तो धरने के बाद सीएम गहलोत ने सभी मंत्री विधायकों को रात्रि भोज पर भी बुलाया था और रात्रि भोज में भी पायलट गुट के विधायकों को बीच बुलाया गया था। तो राजस्थान में चले सियासी ड्रामे के बाद यह पहला अवसर होगा जब सीएम गहलोत और उनके डिप्टी रहे सचिन पायलट किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में एक साथ नजर आए। तो 51 लाख रुपए की भैंस बेचकर किसान आंदोलन में लंगर लगाने की हो रही है चर्चा और ये हकीकत है। केंद्र सरकार द्वारा पास किए गए 3 कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे किसानों के आंदोलन में हरियाणा के एक किसान द्वारा 51 लाख रुपए की भैंस बेचकर लंगर लगाया गया है और ये भारी चर्चा में है। पंजाब के कस्बा माछीवाड़ा के एक पशुपालक किसान पवित्र सिंह ने हैरानी भरा खुलासा किया है कि उसने मोहरा नस्ल की सरस्वती भैंस को 51 लाख में नहीं खरीदा बल्कि उसने 7 भैंसों के साथ 2.5 लाख रुपए नगद दिए थे। और पवित्र सिंह की माने तो सोशल मीडिया पर लोगों को गलत बताकर गुमराह किया जा रहा है कि हरियाणा के व्यापारी सुखबिंदर टांडा ने 51 लाख में मोसा नस्ल की भैंस सरस्वती को बेचकर दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन में लंगर लगाया गया। तो इसमें सच यह है कि सुखबीर डांटा ने किसान आंदोलन में लंगर जरूर लगाए मगर लोगों के सहयोग से लगाया हुआ है, जिसमें भी सेवा करके आया हुआ पवित्र सिंह ने आगे बताया कि उसने सरस्वती को फरवरी महीने में खरीदा था। मोहरा नस्ल की सरस्वती भैंस के बदले में उसने हरियाणा के व्यापारी
सुखबीर टांडा को 7 भैंसें व 2.5 लाख रुपए नकद दिए थे। अब मेरे द्वारा दी गई 7 भैंसों को सुखबीर टांडा ने 51 लाख रुपए में बेचा है या इसके कम मूल्य में, इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है। तो कोरोना टीका को मंजूरी मिलने के पर CSIR महानिदेशक बोले, आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ा एक कदम। कोरोना के लिहाज से साल 2021 की शुरुआत अच्छी रही है। देश में बनी 2 कोरोना वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिल गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत के इस फैसले का स्वागत किया है और वही वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद महानिदेशक डॉक्टर शेखर मांडे ने इन दोनों स्वदेशी वैक्सीन को मंजूरी देते जाने को लेकर खुशी भी जाहिर की है। शेखर मांडे ने कहा है कि विज्ञान जगत और स्वास्थ्य जगत के लिए यह बड़ा कदम है। जिस तरीके से सभी वैज्ञानिकों और डॉक्टरों ने कोरोना की वैक्सीन तैयार करने के लिए साथ मिलकर काम किया और इस मुश्किल वक्त में दिखाया कि मिलकर बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि भारत के लिए यह गौरव का समय है। जिस तरह से अंतरिक्ष में रॉकेट छोड़ा जाता है, यह भी उसी तरह की कामयाबी है। यह आत्मनिर्भरता की ओर एक बहुत बड़ा कदम है। इतने कम समय में वैज्ञानिकों ने जिस तरह का काम किया है वह सराहनीय है। आने वाले सालों में जब 2020 को याद किया जाएगा और 2021 की भी बात की जाएगी कि कैसे समाज के सभी वर्गों के लिए उनके लोगों ने कोरोना चुनौती का मिलकर मुकाबला किया, इतिहास में इसे सुनहरा दिन माना जाएगा। वही तीसरे फेज के ट्रायल के बगैर ही कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दिए जाने वाले सवाल को लेकर उन्होंने कहा कि सभी देशों में वैक्सीन को मंजूरी दिए जाने की अपनी अपनी प्रतिक्रिया होती है और आमतौर पर फेज़ 1, फेज़ 2 और फेज़ 3 के ट्रायल के बाद वैक्सीन कंपनियां रिजल्ट को लेकर रेगुलेटर के पास जाती है। तो रेगुलेटर अपना एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट पैनल बनाती है और यह टीम डाटा का गहराई से अध्ययन करती है और वो देखने के बाद ही वो ड्रग कंट्रोलर को दवाई की सिफारिश करते हैं। तो कभी कभी जब महामारी जैसे हालात होते हैं तो फेज़ 3 के शुरुआती रिजल्ट को देखने के बाद भी उन्हें मंजूरी मिल जाती है। अमेरिका में रेमडेसिविर को भी इसी आधार पर मंजूरी मिली थी क्योंकि उसके शुरुआती रिजल्ट काफ़ी अच्छे थे और इसलिए हम लोगों को भी भरोसा करना चाहिए कि अगर वैक्सीन को मंजूरी मिली है तो उसके रिजल्ट सही होंगे और इस पर संदेह करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो मध्य प्रदेश में शिवराज कैबिनेट का विस्तार हो गया है और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने गोविंद सिंह राजपूत और तुलसीराम सिलावट को मंत्री की शपथ दिलाई है। दोनों नेता राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक माने जाते हैं और शपथ ग्रहण कार्यक्रम सादगीपूर्ण ढंग से राजभवन में ही आयोजित किया गया था। तो राज्यपाल आनंदीबेन पटेल रविवार भोपाल पहुंची और राजभवन में शिवराज सरकार के कैबिनेट विस्तार का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। गोविंद सिंह राजपूत और तुलसीराम सिलावट ने मंत्री पद के रूप में शपथ ग्रहण किया था। माना जा रहा है कि दोनों को पूर्व के विभागों की ही जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। तो गोविंद सिंह राजपूत राजस्व और परिवहन और तुलसी सिलावट जल संसाधन विभाग का जिम्मा ले सकते हैं क्योंकि पहले यही विभाग उनके पास थे और राज्यपाल मंत्रियों को शपथ दिलाने के बाद मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफ़ीक को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। तो माना जा रहा है कि 2 बजे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की शपथ का समय संभावित बताया गया है और इसके बाद राज्यपाल वाराणसी के लिए रवाना हो जाएंगे। पिछले साल मार्च में सरकार गठन के बाद सबसे पहले 5 मंत्रियों ने शपथ ली थी और फिर 2 जुलाई को 28 मंत्रियों ने शपथ ली थी। तो इस तरह से राज्य में कुल 33 मंत्री हो गए हैं और एमपी कैबिनेट में मुख्यमंत्रियों समेत मंत्रियों की संख्या अधिकतर 34 हो गई है। तो मौजूदा समय में शिवराज कैबिनेट में 6 मंत्री पद के जगह खाली थे, लेकिन 2 ही मंत्रियों को शपथ दिलाई गई। तो गाजियाबाद हादसे में सीएम योगी ने जांच की रिपोर्ट मांगी है और जिम्मेदार लोगों पर कार्यवाही करने का एक ऑर्डर भी दिया है। तो इस हादसे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लेते हुए गाजियाबाद प्रशासन को तत्कालीन राहत पहुंचाने के लिए निर्देश किया है और साथ ही घटना की पूरी रिपोर्ट मांगी है। सीएम ने मृतकों के आश्रितों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने का भी निर्देश किया है। तो गाजियाबाद के मुरादानगर में दर्दनाक हादसा हुआ है और अंतिम संस्कार के दौरान स्मशान घाट की छत गिरने से 19 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 से अधिक लोग उसमें घायल बताए जा रहे हैं।
घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मलबे के अब तक 38 लोगों को बाहर निकाला जा चुका है। इस हादसे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लेते हुए गाजियाबाद प्रशासन को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए निर्देश किए गए हैं और साथ ही घटना की पूरी रिपोर्ट मांगी है। सीएम ने मृतकों के आश्रितों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने का भी निर्देश किया है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मंडल आयुक्त मेरठ और आईजी रेंज मेरठ को मौके पर जाकर घटना की रिपोर्ट देने का आदेश किया गया है और जिला अधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद मौके पर पहुंच चुके हैं। तो खबरों में आगे गौर करें, उससे पहले लेते एक छोटा सा ब्रेक। Australian Premium Soap. As most of us don't realize, electricity is privilege. At APS, we strive to live up to our motto and always work hard towards becoming a bright alternative. We have trained manpower to assist for all kind of requirement of the customers and to attend any queries by the customer. We have strong after-sales service for the customer satisfaction. Our team work in a sync with a great teamwork. APS. तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आगे की खबरों पर गौर करें तो ड्रग्स मामले में एनसीबी की जांच लगातार जारी है और वो किसी को भी इस मामले में बख्शने के मूड में नहीं है। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक 3 जनवरी को एनसीबी ने अपनी तफ्तीश में 27 वर्षीय चांद मोहम्मद शेख को गिरफ्तार किया। वो 400 ग्राम एमडी की डिलीवरी कर रहा था जिसकी कीमत करीब 4 लाख रुपए थी। और इसके अलावा एनसीबी ने मीरा रोड पर एक होटल पर रेड भी मारी जहां उसने एक टॉलीवुड एक्ट्रेस को पकड़ा था। उसके पास से एमडी ड्रग्स बरामद किए गए थे और इस मामले में होटल के स्टाफ और ओनर से एनसीबी पूछताछ करेगी। तो एक्ट्रेस होटल में ड्रग्स सप्लायर सईद के साथ पाई गई थी और 1 जनवरी से वे सईद के साथ इन होटल में रुकी थी। पुलिस का ऐसा मानना है कि ऐसी प्रथा सी चली आ रही है कि मुंबई के बाहर से लोग आते हैं और होटल्स में रुकते हैं और ड्रग्स की डीलिंग करते हैं। एनसीबी के एक कर्मचारी और उससे जब इस बारे में पूछा गया तो उसने बताया कि 2 कारणों से मुंबई में ड्रग्स की सप्लाई होती है। पहला ये कि ड्रग्स एडिक्शन है लोगों में और दूसरा ये है कि बिजनेस के फ़ायदे का सौदा, बहुत पैसा है इसमें। जो लोग भी इस मामले में गिरफ्तार हो रहे हैं उन्होंने अखबार में एनसीबी के एक्शन के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। बावजूद इसके वे इस धंधे को खुद से अलग नहीं कर पा रहे हैं। तो बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत केस के बाद एनसीबी ने बॉलीवुड ड्रग्स कनेक्शन की पोल खोलना शुरू कर दी है और बाद में इसमें और इंडस्ट्री के स्टार भी जुड़ते चले गए हैं। इस बार टॉलीवुड एक्ट्रेस पर शिकंजा कसा गया है और इससे पहले दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, रकुलप्रीत सिंह और अर्जुन रामपाल समेत कई स्टार ड्रग्स मामले में पूछताछ की गई है। तो रिया चक्रवर्ती और भारती सिंह को भी जेल की हवा खानी पड़ी थी। तो रेलवे ने बनाई दुनिया की पहली हॉस्पिटल ट्रेन लाइफलाइन एक्सप्रेस ऑपरेशन थिएटर भी भारतीय रेलवे ने कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं। तो रेलवे ने एक खास ट्रेन बनाकर दुनिया में इतिहास रचा है। रेल मंत्रालय के अनुसार भारतीय रेलवे ने दुनिया की पहली हॉस्पिटल बनाकर रिकॉर्ड में अपना नाम किया है। रेलवे के मुताबिक इस हॉस्पिटल ट्रेन को लाइफलाइन एक्सप्रेस नाम दिया गया है। इस ट्रेन में एक हॉस्पिटल की तरह सुविधाएं हैं और रेल मंत्रालय ने ट्विटर के जरिए हॉस्पिटल ट्रेन की तस्वीरें शेयर की थी। तो जानकारी के मुताबिक लाइफलाइन एक्सप्रेस ट्रेन असम के बदरपुर स्टेशन पर तैनात है। इस हॉस्पिटल ट्रेन में अत्याधुनिक तकनीकी उपकरण और डॉक्टर्स की टीम तैनात है जिसमें 2 मॉडर्न ऑपरेशन थिएटर और 5 ऑपरेटिंग टेबल समेत तमाम सुविधाएं उपलब्ध है। तो इस लाइफलाइन एक्सप्रेस में मरीजों के फ्री इलाज की व्यवस्था की गई है और रेलवे द्वारा शेयर की गई तस्वीरों में अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस ट्रेन में सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो बता दें कि कोरोना महामारी के बीच यात्रियों की सुरक्षा के लिए इंडियन रेलवे ने कई पुख्ता इंतजाम किए हैं जिसमें रेलवे स्टेशनों पर ऑटोमेटिक टिकट चेकिंग मशीन समेत कई सुविधाएं शामिल हैं। तो कोरोना संक्रमण के समय में हार्ट अटैक हो जा रहे हैं
और रेलवे ने मेडिकल असिस्टेंट रोबोट समेत तमाम सुविधाएं की शुरुआत की है। तो बीजेपी ने झोंकी बंगाल में पूरी ताकत और 9 जनवरी को नड्डा और 30 को जाएंगे शाह। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं और विधानसभा चुनाव में सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस को पटखनी देने के लिए विपक्षी भारतीय जनता पार्टी पूरा जोर लगा रही है। बीजेपी के शीर्ष नेता लगातार पश्चिम बंगाल का दौरा कर रहे हैं और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह इस महीने फिर बंगाल का दौरा करेंगे। तो सूत्रों के मुताबिक जेपी नड्डा 9 जनवरी को बंगाल जाएंगे और पिछले महीने काफिले पर हुए हमले के बाद यह पहला बंगाल उनका दौरा है। जेपी नड्डा के काफिले पर 10 दिसंबर को दक्षिण 24 परगना जिले में हमला हुआ था और इसके बाद केंद्र सरकार ने नड्डा की सुरक्षा के लिए जवाबदेह 4 IPS अधिकारियों को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर वापस बुला लिया था। इस मुद्दे पर केंद्र और राज्य सरकार आमने सामने भी आ गए थे। तो बंगाल जाने से पहले नड्डा 4 जनवरी को गुजरात जाएंगे और गुजरात में नड्डा पार्टी की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इसके बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को कोऑर्डिनेट कमेटी की 5 से 7 जनवरी तक चलने वाली मीटिंग में भी शामिल होंगे। तो बीजेपी अध्यक्ष जब नड्डा के बाद गृह मंत्री अमित शाह 30 जनवरी को बंगाल जाएंगे और जानकारी के मुताबिक गृह मंत्री शाह उत्तर 24 परगना में मटुआ समुदाय की रैली को संबोधित करेंगे। नागरिकता संशोधन कानून लागू होने के बाद बीजेपी की नज़र मटुआ समुदाय के वोट बैंक पर है और मटुआ समुदाय के बड़े नेता और बीजेपी के सांसद शांतनु ठाकुर भी इस रैली में शामिल होंगे। तो अमित शाह की रैली के लिए ठाकुर नगर को चिन्हित किया गया है। यहाँ 20 विधानसभा क्षेत्र में रहने वाले मटुआ समुदाय के लोग शामिल होंगे। तो दिल्ली के बाद बुद्ध विहार में एक अवैध गुटखा फैक्ट्री चल रही थी जिसमें बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी का मामला सामने आया है और इस फैक्ट्री में 65 मजदूर काम करते थे, लेकिन इस फैक्ट्री का कहीं कोई रजिस्ट्रेशन नहीं था। GST विभाग ने दिल्ली के बुद्ध विहार में अवैध तरीके से चल रही गुटखा फैक्ट्री का भांडाफोड़ कर दिया है और इस दौरान GST विभाग ने 831 करोड़ की GST की चोरी का मामला भी पकड़ा है। तो फिलहाल इस मामले में फैक्ट्री मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है और दिल्ली के GST कमिश्नर के मुताबिक इनकी टीम को जानकारी मिली कि दिल्ली के बुद्ध विहार में एक अवैध गुटखा फैक्ट्री चल रही है और जिसमें बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी का मामला है। तो इसके बाद फैक्ट्री पर छापा डाला गया था और फैक्ट्री के गोदाम से बड़े पैमाने पर गुटखा, तंबाकू, गुटखा बनाने का सामान और मशीनें बरामद हुई थी, तो जिनकी कीमत करीब 4.25 करोड़ रुपए है और इस फैक्ट्री में 65 मजदूर काम करते हैं और पुलिस को मिली जानकारी के अनुसार इस फैक्ट्री में बना गुटखा कई राज्यों में सप्लाई भी होता है और पुलिस द्वारा की गई जांच, बयान और दस्तावेज देखने से पता लगा कि फैक्ट्री के मालिक ने 831 करोड़ से ज़्यादा का GST नहीं भरा है। यानी फैक्ट्री मालिक ने बिना टैक्स दिए लगातार गुटखा सप्लाई कर रहा था और सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि फैक्ट्री कहीं भी रजिस्टर्ड नहीं थी और न ही फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों की कहीं भी कोई रिकॉर्ड था, तो न कोई जानकारी भी यहाँ पर दी गई थी। इसके बाद पुलिस ने फैक्ट्री मालिक को GST एक्ट के तहत गिरफ्तार किया और जिसे 2 जनवरी के दिन पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया था, जहां पे उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा दिया है। और आपको बता दें कि दिल्ली GST विभाग ने इस साल फाइनेंशियल ईयर में अब तक 4,327 करोड़ रुपए की GST चोरी का भांडाफोड़ किया है। तो फिलहाल खबरों में बस इतना ही। ज़्यादा जानकारी और इन्फॉर्मेशन के लिए जुड़े रहिए के न्यूज़ के साथ। नमस्कार।